हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने आप सभी लोगों से बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स से कहा था कि हम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के एक एक चैप्टर का वीडियो अपलोड करेंगे और हमें गारंटी दे रहे हैं कि अगर कोई सीरियस होकर के बढ़िया ढंग से कंसंट्रेशन के साथ अगर सारी वीडियो को देख ले तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर एक वीडियो में 20 क्वेश्चन हैं तो कम से कम वो 100 क्वेश्चन उसके तैयार हो जाएंगे। तो कंसंट्रेट होकर के फुल्ली आप वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप एक साल के पढ़ाई के दौरान उन चीज़ों को नहीं सीखे थे, वो भी आप यहाँ पर टेक्निक सीख जाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिशियल यह है, यहाँ पे बेनिफिट इस बात का है कि आप इसके साथ ही साथ अगर आगे कोई परीक्षा देना चाहते हैं, जस्ट लाइक आईआईटी जैम या फिर किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसमें भी बड़ा लाभ करेगा। हालांकि जो सामने टारगेट है गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, पहले उसको फोकस किया जाए। इसके पहले हमने रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड पर 2 लेक्चर दे दिया था ऑलरेडी। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल रिंग पर, यूक्लिडियन रिंग पर भी लेक्चर दिया था। आज हम जो आपके सिलेबस में यूँ कह लीजिए जो 5वां चैप्टर है वेक्टर स्पेस, तो हम वेक्टर स्पेसेस पर भी एक लेक्चर बनाए हैं। इससे कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, यूँ कहा जाए तो ये सागर है, इसमें तो अथाह क्वेश्चन बनाने की संभावना है, लेकिन हम इस अथाह सागर में से कुछ गिने चुने कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जिनकी संभावना 99% है कि एग्जाम में आएगा ही, और एग्जैक्टली यही नहीं आएगा तो इसी के जैसा आएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, लेट V ओवर F डिनोट्स द V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। ये V ओवर F में जो V है वो वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर, ठीक है। ये V ओवर F डिनोट करता है। आप सबको मालूम है वेक्टर स्पेस क्या होता है, हम इसका डेफिनेशन नहीं देंगे बिकॉज क्लास में हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन दी है, और आई थिंक इस समय जब परीक्षा 1 महीना बचा हो तो वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आप भूल गए हैं तो एक बार अपने नोट्स से, बुक से, जहाँ से भी आपने कभी सीखा था, एक बार आप दोबारा रिवाइज कर लीजिए। कह रहा है कि V ओवर F अगर कोई एक वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर स्पेस। तो कह रहा है 4 ऑप्शन में से कौन सा वेक्टर स्पेस बनाएगा अंडर द यूजुअल एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 2 बाइनरी ऑपरेशन दिया है, यूजुअल एडिशन मतलब जिससे जोड़ घटाना हम लोग बचपन से करते आए हैं वो वाला एडिशन, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसके रेस्पेक्ट में बनाना है। देखिए सिंबल बताना चाह रहा था कि यहाँ जो ऑप्शन में लिखा है, मतलब आप समझते रहिएगा कि ये जो इधर लिखा है वो V को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो यहाँ लिखा है वो F को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर इंडिकेट क्वेश्चन में ऐसा किया है, ठीक है। अब जरा देखा जाए इसमें से कौन कौन वेक्टर बनाएगा, कौन वेक्टर स्पेस बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। देखिए वेक्टर एडिशन का मतलब यह होता है कि यह भी है, यही भी है, इसमें आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, हालांकि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका फील्ड भी कॉम्प्लेक्स का है, तो यहाँ भी में से कोई भी 2 नंबर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बताइए उसका एडिशन करेंगे आप तो आंसर जो आएगा वो भी तो कॉम्प्लेक्स आएगा, अर्थात एक क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन है। अब ये देखिए 2-3 बातें बड़ी ध्यान से चेक की जाती हैं, 0 वेक्टर है कि नहीं है इसमें, तो भाई 0 वेक्टर होगा क्योंकि 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, समझ गए बात। अच्छा, एक ये चेक करेंगे कि कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स ही आएगा, ये भी ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि इस फील्ड से, हालांकि यहाँ लक बाई चांस हम लोग लकी हैं कि फील्ड भी C का है, इस फील्ड से कोई एक नंबर A निकालेंगे और इस V से कोई एक नंबर निकालेंगे, V मतलब यहाँ C से कोई एक नंबर निकालेंगे। मान लिया वहाँ से एक नंबर अल्फा निकाला और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी किस में आ जाना चाहिए, ये भी V के अंदर आ जाना चाहिए। हालांकि यहाँ C है इसलिए हम यहाँ पे C लिख दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत आपका ये क्या है, क्लोज्ड है। तो सोचो जरा, अगर ए भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के द्वारा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही ना आएगा। मतलब इसमें 0 वेक्टर भी है, वेक्टर एडिशन को भी फॉलो कर रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है,
स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो कर रहा है, तो ये वेक्टर स्पेस है, साफ साफ झलक रहा है। अच्छा, इसकी बात किया जाए, देखिए ये वेक्टर स्पेस क्यों नहीं बनाएगा, सोचिए। देखिए यहाँ पे भी की जगह क्यू है, यहाँ पे आपका फील्ड आर का है, समझ गए। अच्छा, दो रेशनल नंबर को जोड़ोगे तो आंसर रेशनल ही आएगा। एक क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन है, कोई दिक्कत नहीं। जीरो वेक्टर होता है क्योंकि जीरो रेशनल नंबर है, तो इसको भी शामिल कर लीजिए। लेकिन जानते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो नहीं करेगा, क्यों? जैसे देखिए यहाँ आर है ना फील्ड, तो अंडर रूट 2 भी तो रियल नंबर होता है। मान लिया यहाँ पे क्यू का हमने कोई एक रेशनल नंबर ले लिया स्मॉल ए, मान लिया स्मॉल ए जो है आपका क्यू का नंबर है और अंडर रूट 2 आर का नंबर है, तो बताइए कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो क्या ये दोबारा वी में जाएगा? वी मतलब यहाँ कौन है, क्यू में क्या जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दिए रेशनल नंबर में तो ओवरऑल इरेशनल बन गया। अर्थात ये जो आपका है ये क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन न होने के कारण वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। बात समझ गए? वैसे भी देखिए यहाँ पे अगर बड़ा रहे सेट ना इसके तुलना में तो कभी बनाएगा नहीं। फिर कह रहा है सी वाला, Q और Q कॉम्प्लीमेंट क्या है वेक्टर स्पेस बनाएगा? देखो यहाँ पे सबसे बड़ी कमी क्या है, एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कमी यहाँ भी आएगी क्योंकि अंडर रूट 2 रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे Q में बिलोंग नहीं करेगा। सबसे बड़ी कमी देखिए, जब V ओवर F लिखा जाता है तो यहाँ जो F होता है फील्ड होना चाहिए, और आपको मालूम है, सभी लोग जानते हैं कि इरेशनल नंबर का सेट फील्ड बनाता ही नहीं है। इरेशनल नंबर का सेट फील्ड बनाता ही नहीं है क्योंकि ये क्लोजर लॉ अंडर एडिशन फॉलो नहीं करता। समझ गए बात? क्योंकि दो इरेशनल नंबर को अगर आप आपस में ऐसे ऐड करोगे, ऐसे अंडर रूट 2 भी इरेशनल है, माइनस अंडर रूट 2 भी इरेशनल है, दोनों को जोड़ोगे तो इरेशनल होना चाहिए था ना, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे आंसर 0 आएगा जो रेशनल हो जाएगा। अर्थात ये दोबारा जो है इरेशनल नंबर नहीं रह जाता है, ये दोबारा इरेशनल नंबर नहीं रह जाता, अर्थात क्लोजर लॉ को फॉलो नहीं करता। इसीलिए जब ये फील्ड ही नहीं है तो हम इसकी क्यों चर्चा करेंगे वेक्टर स्पेस का, इसीलिए ये भी वेक्टर स्पेस नहीं है। यहाँ Q ओवर C है, यहाँ भी देखिए बड़ा सेट आ गया। आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कॉम्प्लेक्स एक फील्ड है ना, यहाँ से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सामने ले लो और ये भी का भी है, बताओ किसी रेशनल नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कॉम्प्लेक्स ही आएगा ना, भी में नहीं आएगा। अर्थात ये भी क्लोज्ड अंडर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन न होने के कारण ये भी नहीं है। समझ गए? स्केलर मल्टीप्लिकेशन न होने के कारण ये भी नहीं, क्योंकि एक फील्ड का नंबर लेंगे, किसका नंबर लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो रेशनल नहीं आएगा। तो इस तरह से आपका आंसर नंबर ये क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। कह रहा है कि V ओवर F एक वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर, तो कह रहा है कि कौन सा वेक्टर स्पेस होगा अंडर द यूजुअल एडिशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल पिछले जैसा है। ये देखो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखो C फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन C R से बड़ा है और इसलिए नहीं होगा। देखो जीरो वेक्टर तो होगा ही, इसमें दो रियल नंबर को जोड़ोगे तो भी रियल नंबर आएगा, वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है। दिक्कत यहाँ पे है, ये फील्ड है ना, आप मान लो कि यहाँ से कोई आपने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z ले लिया, ठीक। अच्छा, अगर आपने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z ले लिया तो इससे क्या होगा, अगर आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे Z लिया, ठीक, और यहाँ से एक रियल नंबर ले लिया, मान लिया स्मॉल ए, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर कैसा आएगा, कॉम्प्लेक्स का आएगा, जबकि दोनों मल्टीप्लाई होकर के आर में जाना चाहिए था, भी में। समझ गए? तो मतलब ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत क्लोज न होने के कारण ऑप्शन सही नहीं होगा। आर ओवर आर क्या वेक्टर स्पेस बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी फील्ड अपने ऊपर हमेशा वेक्टर स्पेस बनाता है। जैसे मान लीजिए ये भी फील्ड है और ये भी वही वाला फील्ड है, तो ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनाता है। जब भी आपको ऑप्शन में मिलेगा तो हमेशा टिक मारिएगा। ये वेक्टर स्पेस क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि ये अंदर वाला जो F है ये फील्ड है ही नहीं, इसीलिए वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। Q के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा? देखिए ये फील्ड है लेकिन वेक्टर स्पेस इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि इधर वाला बड़ा है। बड़ा क्यों है? Q√2 का मतलब समझते हैं? Q√2 का मतलब है ये वाला फील्ड है। आप सभी लोग जानते होंगे, इस तरह का फील्ड हमने पढ़ाया था क्लास में और बताया भी था क्यों फील्ड होता है। इसके एलिमेंट की जो शकल सूरत होती है वो A+B√2 जैसा होता है, और सच दैट हमने कहा था यहाँ पे जो आपका A और B होता है वो दोनों के दोनों रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पर A और B दोनों कैसे नंबर होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, ये हमने बताया था, ठीक है। तो ये फील्ड होता है, लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, जैसे अगर आप एक चॉइस ले लीजिए, A और B दोनों को 1 ले लीजिए तो अंडर रूट 2 है ना इसमें,
भैया ए और बी कोई भी रेशनल ले सकते हैं, तो अंडर रूट 2 है ना क्यू रूट 2 में। अच्छा, अगर अंडर रूट 2 है तो ये देखो ये एफ के जैसे बिहेव कर रहा है, इसमें से आप अंडर रूट 2 ले लो और एक एलिमेंट यहाँ से रेशनल का लो, मान लिया स्मॉल ए ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ये वेक्टर स्पेस होता तो मल्टीप्लाई करने पे क्यू में चला जाता ना, लेकिन अंडर रूट 2 से ए में मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू में ये कभी बिलोंग ही नहीं करेगा, अर्थात ये जो लिखा हुआ है ये क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन न होने के कारण ये भी वेक्टर स्पेस नहीं है। हाँ, इस बात को आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए किसी भी कॉपी पर कि अगर ये क्यू रूट 2 पहले होता और क्यू यहाँ होता छोटे ब्रैकेट में तो ये वेक्टर स्पेस बना लेता, ठीक है। तो क्यू रूट 2 क्यू के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाता है लेकिन ये इसके ऊपर नहीं बना पाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कर विच ऑफ द फॉलोइंग is a vector space under the component wise addition of vectors and scalar multiplication। यहाँ component wise addition क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इसमें ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि इसमें जो भी, जैसे यहाँ पे CNN लिखा है, CNN का मतलब यहाँ पे आपका n डायमेंशनल यूनिटरी स्पेस की बात कर रहा है, मतलब n डायमेंशन का स्पेस। अच्छा, अगर n डायमेंशन का स्पेस है तो सोचिए इसमें हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, इसमें जो भी पॉइंट होंगे उनका आपको कोऑर्डिनेट मालूम होगा। जैसे अगर हमको किसी भी पॉइंट का इसमें लिखना हो तो जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, ऐसे होगा Z1 Z2 है ना, एंड डॉट डॉट। चूँकि n डायमेंशन है तो कुल कितने स्लॉट होंगे, n स्लॉट होंगे, इसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक एलिमेंट आपने ये ले लिया, ऐसे मान लिया कि कोई दूसरा एलिमेंट अगर आप लेंगे तो वो भी ऐसे ही होगा ना, जिसका पहला वाला स्लॉट भी कॉम्प्लेक्स लिखा होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स लिखा होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स लिखा होगा। तो ये पूरा ओवरऑल इसका CN का एक एलिमेंट है और ये भी एक दूसरा एलिमेंट रहेगा, यहाँ जो भी लिखा रहेगा। दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो जोड़ने पे कह रहा है, जोड़ने का तरीका आप कैसे अपनाइएगा, कंपोनेंट वाइज एडिशन, मतलब Z1 को पहले वाले में जोड़िएगा, Z2 को दूसरे में जोड़िएगा, Zn को अंतिम वाले में जोड़िएगा, इस तरह से कह रहा है। और कह रहा है मल्टीप्लाई भी कैसे करिएगा, जैसे मान लिया कि ये पूरा एलिमेंट है CN का और फील्ड जो है यहाँ C है, तो मान लिया कि Z को ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमने C से लिया और इससे आपको ओवरऑल में मल्टीप्लाई करना है, तो इस मल्टीप्लिकेशन का नाम क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो कह रहा है कि यही एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन और दोनों को जोड़ने का, इसी के रिस्पेक्ट में चेक करना है कौन वेक्टर स्पेस होगा। देखो ये वेक्टर स्पेस क्यों होगा, क्योंकि CN में कोई भी दो वेक्टर आप लोगे तो इस तरह से दो वेक्टर लेंगे तो उसका हर स्लॉट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, यहाँ भी हर स्लॉट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, जोड़ोगे तो भी हर स्लॉट कॉम्प्लेक्स नंबर का ही आएगा, तो क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन है। देखो CN में 0 वेक्टर है क्योंकि यहाँ हर जगह आप 0 0 0 ले लीजिए, 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देखिए दो ही बात, 3 बातों से हम ज़्यादातर क्लियर कर लेते हैं, एक तो आपका 0 वेक्टर का देखना और एक तो क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन हो, एक क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो। तो यहाँ तक ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z से इस ओवरऑल में मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लिया कि ये जो है आपका कोई आर्बिट्री पॉइंट है इसका, और यहाँ से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के आपने पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया तो Z सारे स्लॉट में बारी बारी से जाके होगा मल्टीप्लाई ना। तो बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाहर वाला भी जाके मल्टीप्लाई होगा, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होके तो भी तो कॉम्प्लेक्स ही देंगे, तो भी पहला स्लॉट कॉम्प्लेक्स ही बना रहेगा, दूसरा भी कॉम्प्लेक्स, लास्ट वाला भी कॉम्प्लेक्स। तो ओवरऑल जो भी वैल्यू आएगी इसी में आएगी, इसीलिए ऑप्शन सही है, ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। CN ओवर R क्या वेक्टर स्पेस बनाएगा, CN ओवर R की अगर हम लोग बात करें तो क्या यह वेक्टर स्पेस बना पाएगा, ये भी वेक्टर स्पेस बना लेगा। यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन बनाते समय हमने 2 ऑप्शन सही दे दिया है, तो यहाँ पर भी ये भी वेक्टर स्पेस बना लेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी रियल नंबर से भी अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल नंबर यहाँ मान लिया स्मॉल a है और रियल नंबर से कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो भी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स होगा, अर्थात CN का ही मेंबर होगा, तो ये भी आपका बना लेगा। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर A और B दोनों सही है, एग्जाम में जब आएगा तो एक सिंगल ही ऑप्शन रहेगा। CN ओवर Q कॉम्प्लीमेंट इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि रेशनल नंबर फील्ड ही नहीं होता है। RN ओवर C इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि अगर देखो RN में जब आप नंबर लेंगे तो इसका नंबर ऐसा होगा, ऐसे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है ना, एंड डॉट डॉट अल्फ़ा n ये होगा। अच्छा, ये n स्लॉट में इसलिए क्योंकि n डायमेंशन स्पेस की बात कर रहा है, यूक्लिडियन स्पेस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इस तरह के नंबर होंगे। अच्छा, अब इसमें जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n है सब के सब किसके नंबर होंगे, रियल होंगे। अच्छा, इस तरह जैसे आपने एक एलिमेंट लिया RN का, दूसरा एलिमेंट अगर लेंगे तो भी समथिंग ऐसे लिखा होगा, मान लिया लिखा होगा बीटा 1 है ना,
और फिर क्या लिखा होगा बीटा 2 एन डॉट डॉट क्या लिखा होगा एन डॉट डॉट बीटा एन, ऐसे लिखा होगा। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पर भी आपका क्या आएगा, जोड़ने पर दोनों रियल नंबर ही आएगा, ये भी रियल आएगा, ये भी रियल आएगा, तो ओवरऑल आर एन में ही होगा। इसीलिए ये वेक्टर क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन है। अच्छा, किस यहाँ देखिए दिक्कत क्या है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मान लो जेड से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके आर एन के किसी एलिमेंट में, तो जरा सोचो जेड चाह के सारे स्लॉट में होगा ना मल्टीप्लाई, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, जबकि आर एन में होने के लिए इस और ये भी ऐसे जेड से होगा मल्टीप्लाई तो ये भी कॉम्प्लेक्स बनेगा जैसे ये बना था, ऐसे ये जेड जब यहाँ की मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो ओवरऑल जो नया वाला बना ये आर एन में रह ही नहीं आएगा, क्योंकि आर एन में रहने के लिए तो इसके अंदर मौजूद जितने भी स्लॉट के एलिमेंट हैं सब रियल होने चाहिए, जबकि अब सब क्या बन गए, कॉम्प्लेक्स बन गए। तो इसीलिए ये ऑप्शन दोनों का दोनों सही नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही एग्जाम में दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not a vector space under the addition of polynomials and scalar multiplication of polynomials? कह रहा है इसमें से कौन वेक्टर स्पेस नहीं है। CX मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, CX में जितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं उनको इकट्ठा किया गया है जिनके कोफिशिएंट कैसे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के हों, ठीक है, CX है। तो कह रहा है कि ये जो है C के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाएगा। देखो कोई भी दो पॉलिनोमियल ले लीजिए, जैसे मान लिया कि हमने कोई एक पॉलिनोमियल ऐसे लिया जेड नॉट ले लिया समथिंग है ना, एक्स के पावर एन ले लिया, प्लस यहाँ पे हमने फिर ऐसे जेड वन ले लिया, ठीक है, एक्स के पावर एन माइनस वन ले लिया, ठीक, और ऐसे डॉट डॉट सो ऑन हमने जो है एक पॉलिनोमियल ऐसे ले लिया, लास्ट वाला एलिमेंट हमने जेड एन कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो जब CX की बात कर रहा है तो हमने x के पावर n का कोफिशिएंट जो लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ C है। अगर यहाँ RX लिखा होता तो ये जेड नॉट जो है ये आपका रियल नंबर होता, ऐसे ये भी कॉम्प्लेक्स है, ऐसे ये भी कॉम्प्लेक्स है। तो सोचो कि CX में रहने वाला हर एलिमेंट का शकल सूरत ऐसा ही होगा। सपोज कर लिया इसका नाम जो है समथिंग ऐसा लिखा है, ये fx है। ऐसे कोई अगर आप दूसरा पॉलिनोमियल लेंगे, दूसरा पॉलिनोमियल मतलब इसमें दूसरा एलिमेंट, तो उसके भी कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स के होंगे। मान लिया GX हमने लिया, उसके भी कोफिशिएंट ऐसे होंगे, है ना। अच्छा अगर आप fx और gx को आपस में जोड़ेंगे तो भी जो नया बन के आएगा उसका भी कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स का होगा, अर्थात तो भी CX में जाएगा, मतलब क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन है। अच्छा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर इस ओवरऑल को मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी तो इसके कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स ही रहेंगे, अर्थात क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन भी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, तो क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, सब कुछ है, इसीलिए बनाएगा। CX Q के ऊपर भी बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, CX Q के ऊपर भी बना लेगा, ठीक है, ये भी बना लेगा, CX R के ऊपर भी बना लेगा। ये वाला नहीं बनाएगा क्योंकि ये फील्ड ही नहीं है, ये नहीं बनाएगा। लेकिन आपको चूज क्या करना है, आपको चूज करना है यहाँ वो नॉट वर्ड देखिए, तो नॉट वर्ड का मतलब जो गलत है वही सही हो जाएगा, बाकी सबको आप क्या मार देंगे, गलत मार देंगे, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब स्पेस ऑफ ए गिवन वेक्टर स्पेस C ओवर C। कह रहा है कि कौन सा सब स्पेस होगा इसका। हम आपको एक बात बताते हैं कैसे सब स्पेस आप पहचानेंगे, इसके लिए आप थोड़ा सा देखिएगा टेक्निक कि आप कैसे सब स्पेस को आप पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए कि V ओवर F को एक वेक्टर स्पेस दिया है, सपोज कर लिया कि V ओवर F कोई आपके पास एक वेक्टर स्पेस दिया है, ठीक है, ये सपोज कर लिया V ओवर F कोई एक वेक्टर स्पेस है। अब यहाँ पे कोई इसका जो है छोटा सा सबसेट मान लिया दे दिया है, मान लिया कि वो दिया हुआ है समथिंग ऐसे V डैश ओवर F डैश। अगर ये सब स्पेस होना चाहता है ऊपर वाले का, ऊपर वाले वेक्टर स्पेस का, तो पहली शर्त यह होती है सब स्पेस होने की कि ये जो फील्ड है ना ये दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए, ठीक, सब स्पेस होने के लिए दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। अब इसी से देखो यहाँ देखो ये आपका वेक्टर स्पेस है, तो देखिए सब स्पेस इसमें से वही होगा जिसमें फील्ड भी कैसा हो, बिल्कुल C हो, क्योंकि F इक्वल टू F डैश होना चाहिए। इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिए ताकि आप भूलें ना। तो पहली बात देखिए, ऐसा होने के लिए इसमें कौन कौन सा ऑप्शन कट गया, पहला हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ R है, अच्छा दूसरे की भी संभावना है, अच्छा तीसरे की भी संभावना है, चौथे की भी संभावना है। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये है कि ये जो आपका V डैश है ना, V डैश जो सब स्पेस बनने जा रहा है, ये इसका सबसेट होना चाहिए, इस V का क्या होना चाहिए, सबसेट।
तो यहाँ देखिए यहाँ सी है ना, तो सी आर का सबसेट, यहाँ आर जो है सी का सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ए बी जो है सबसेट है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर सी से छोटा होता है ए बी, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो यहाँ से इतनी बातें पकड़ में आई। अब देखिए कैसे ढूंढेंगे कि कौन होगा, इन तीनों में से कौन होगा, ज़रा ढूंढिए। देखो ए तो वेक्टर स्पेस ही नहीं होगा, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि ये सी बड़ा है आर छोटा है। क्योंकि वेक्टर स्पेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत क्लोज नहीं होगा। आप सभी लोग जानते हैं किसी एक यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को निकाल लीजिए। यहाँ से मान लिया जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो फील्ड से निकाला आपने, और बताओ आर में मल्टीप्लाई करोगे आर के किसी एलिमेंट में, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बन गया, जबकि ये किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। तो क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन न होने के कारण वेक्टर स्पेस ही नहीं है। क्यू ओवर सी भी वेक्टर स्पेस नहीं है, यहाँ भी वही दिक्कत। भाई देखो जब सामने वाला सेट इससे बड़ा रहेगा तो नहीं बनेगा, तो बचा कौन सा, सी ओवर सी, यही आपका एक ऑप्शन बना। मतलब इसका सब स्पेस इसमें यही होगा, सी ओवर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर क्यूब आर, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा है। 3 डायमेंशन स्पेस की बात करने का मतलब आपको मालूम है कि जब भी इसमें किसी भी पॉइंट की बात करेगा तो उसमें 3 कोऑर्डिनेट लगे होंगे, x1, x2, x3। तो कह रहा 3 डायमेंशनल स्पेस में का इसमें से कौन सा सब स्पेस होगा। देखो भाई सब स्पेस होने की जो शर्त होती है ना, इस टाइप का जब दिया रहे, पहली बात तो इसमें आपको जीरो वेक्टर होना चाहिए, जीरो वेक्टर दिखना चाहिए, उसी से आपका आधा प्रश्न परीक्षा में हो जाएगा सॉल्व। देखो यहाँ पर 0 0 0 रख देने से ये जो भी बनाया गया है इसको फॉलो करना चाहिए। तो सोचो 0 0 0 रख देंगे तो 0 + 0 + 0 0 आ गया, तो मतलब इसमें जीरो वेक्टर को अलाउ कर रहा है। अभी इसकी चांसेस बन गई। ये देखो इसमें 0 0 0, अर्थात अगर आप जीरो वेक्टर को रखेंगे तो जीरो वेक्टर रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें रहने वालों के साथ, डब्लू में रहने वालों के साथ शर्त है कि इन तीनों का जो सम होना चाहिए वो 2021 होना चाहिए। तो बताओ अगर कोई जीरो वेक्टर हमको रखने की ज़रूरत पड़ेगी तो 0 0 0 रखेंगे तो क्या 3 जीरो का सम 2021 हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसका मतलब यहाँ जीरो वेक्टर ही नहीं है, और न होने के कारण पहले इसको काटो, ये कभी नहीं बन पाएगा। देखिए यहाँ भी वही समस्या है, जीरो वेक्टर नहीं होगा क्योंकि तीनों जिस समय ओरिजिन यहाँ रखेंगे 0 0 0, तीनों का सम एक नहीं बनेगा, इसलिए ये भी गलत है। और यहाँ भी वही समस्या है। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि केवल जीरो वेक्टर से ही पता चल जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट है। एक तो ये तरीका होता है डायरेक्ट एग्जाम के लिए। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर डब्लू वेक्टर सब स्पेस बनना चाहता है, वेक्टर स्पेस भी का, तो करते क्या है कि हम कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा, है ना, अल्फ़ा और बीटा ले लेते हैं डब्लू में, और कोई 2 एलिमेंट ए और बी ले लेते हैं जिस फील्ड के ऊपर ये दोनों हैं, ए और बी ले लेते हैं फील्ड में। आपको हमने थ्योरम प्रूव कराया होगा कि ये वेक्टर सब स्पेस बनता है अगर ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, ये भी किस में बिलोंग कर जाए, अगर ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा भी बिलोंग कर जाए किस में, डब्लू में। आपने ये पढ़ा होगा, तो इसी की हेल्प से भी आप दिखा सकते हैं। ये आपका क्लासिकल मेथड होता है, स्टैंडर्ड मेथड, कि अगर डब्लू को सब स्पेस दिखाना है तो यहाँ देखिए फील्ड क्या है, आर का है, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा 2 नंबर आप आर क्यूब का लीजिए इस टाइप का, और उसके बाद 2 नंबर ए और बी ले लीजिए फील्ड का, और दिखा दीजिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन डब्लू में आ जाएगा, तो हो जाएगा प्रूफ। लेकिन हमें लगता है मेथड ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। कर इसमें से कौन सा नहीं है सब स्पेस। तो हमें तो लगता है कुछ लोगों को देखते ही दिख रहा होगा कौन सा नहीं है। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जीरो वेक्टर ही नहीं है। तीनों जीरो वेक्टर रखोगे तो तीनों का सम एक कभी नहीं होगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि यही नहीं होगा। और जब कह रहा है कि नॉट ढूंढने के लिए, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कई बार आपको देखते ही दिख जाएगा, है ना, बहुत आपको मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। ध्यान से पढ़िए, अगर आप लोगों ने क्लास अच्छे से किया होगा तो थ्योरम को देख के बता देंगे कौन इनकरेक्ट है। कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस भी इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ भी। बड़ा मन से हमने प्रूव कराया था कि W1 W2 अगर 2 सब स्पेसेस है तो उनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होता है उसी वेक्टर स्पेस का, है ना। तो ये ऑप्शन भाई सही है। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इनकरेक्ट। पहले आप इसको सही मारिए।
कह रहा यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ भी। हमें लगता है सबको पकड़ में आ गया होगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेगा यूनियन से। यूनियन ऑफ टू आइडियल्स नीड नॉट बी आइडियल, यूनियन ऑफ टू सब रिंग नीड नॉट बी सब रिंग। याद है ना, हमने सब प्रूव कराया था कि यूनियन वाला अक्सर सारे चीज़ों को नहीं मानता है, बाकी इंटरसेक्शन वाला बेचारा सबको मान गया था। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस सब स्पेस हो जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल आइडियल हो जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग हो जाता है, लेकिन यूनियन वाला किसी को नहीं मानता है। और आपको याद होगा कि कब मानता है, हमने पढ़ाया भी था, क्लास में प्रूव भी कराया था कि अगर W1 और W2 टू सब स्पेसेस हैं तो इसका यूनियन सब स्पेस तब होगा जब पहला दूसरा में कंटेन हो या दूसरा पहला में कंटेन हो। आप सबको मालूम है। सिमिलरली ऐसे ही इसी के तर्ज पे रिजल्ट सब रिंग का भी बना था, इसी के तर्ज पे आइडियल का भी बना था कि दो आइडियल का यूनियन आइडियल तब होगा जब पहला दूसरे में कंटेन हो या दूसरा पहले में कंटेन हो। तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन मिल गया है कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस कह रहा है सब स्पेस होता है, जबकि ये गलत है। और चूंकि इनकरेक्ट ढूंढना है इसीलिए जो गलत है वही सही होगा। अच्छा, रिजल्ट को याद करने के लिए नीचे का भी हम ऑप्शन आपको पढ़ के दिखा देते हैं। कह रहा है कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस भी नीड नॉट बी ए सब स्पेस ऑफ भी। कह रहा है कि दो सब स्पेसेस का जो यूनियन होता है वो जरूरी नहीं सब स्पेस हो। बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन हमें सही थोड़ी ढूंढना है, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना था, ऊपर मिल चुका है। कह रहा था आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस बी इज आल्सो ए सब स्पेस ऑफ बी। ये भी हमने क्लास में थ्योरम प्रूव कराया था कि सब स्पेसेस का जो आर्बिटरी इंटरसेक्शन होता है वो भी सब स्पेस होता है। जिसको याद होगा, शायद हमने ऐसे बनाया होगा, आपने देखा होगा ऐसे डब्लू लेमडा करके हमने लिया था और यहाँ पे हमने लेमडा को ऐसे बिलोंग कराया था इंडेक्स सेट में। हमने कहा था कि ये जो है आपका आर्बिटरी कलेक्शन ऑफ सब स्पेसेस है और इनका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होगा। इसको हमने दिखाया था। अच्छा, इस टाइप का बड़ा क्वेश्चन आता है, इसको खूब ध्यान से आप देख लीजिए। कह रहा है कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं आर क्यूब के, ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि एलडी है। 100% गारंटी आएगा, लिख के रख लीजिए। इस टाइप का प्रश्न आएगा, बड़ा आसान होता है। क्या करो ना, सिंपल सी बात, बच्चों की तरह ऐसे एक बनाओ डिटर्मिनेंट। पहला वाला वेक्टर दिया उसको लिखो पहले रो में, दूसरा वाला वेक्टर जो दिया है उसको लिखो दूसरे रो में, और तीसरा वाला जो वेक्टर दिया है उसको लिखो तीसरे रो में। ठीक है, ऐसे लिख दो और इसका निकालो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने सबको आता है, हमें जहाँ तक लगता है तो कोई ऐसा है नहीं कि जिसको डिटर्मिनेंट निकालने नहीं आता है। डिटर्मिनेंट निकालो, क्या बनेगा यहाँ से, 0 और +2 हो जाएगा। ठीक, पहले रो के लंग तोड़ रहे हैं, -1, इसमें क्या बनेगा, इसको डिलीट करोगे इसको डिलीट करोगे तो बनेगा -1 एंड -0, फिर आपका हो जाएगा +1। ठीक, इसके अलग तोड़िए तो आपका क्या बनेगा 2 -0, ये बनेगा ना। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से क्या बनेगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा +1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। तो आपका आंसर क्या आया 5। आपका आंसर आ गया 5। 5 कैसा नंबर है, 5 एक आपका नॉन जीरो नंबर है। अगर इस तरह से दिया रहे और इस तरह से आप रख लेंगे और जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे और आंसर नॉन जीरो आए तो हमेशा आंसर जो होगा आपका LI होगा। मतलब अगर डिटर्मिनेंट निकालने पर आंसर नॉन जीरो आए तो आप क्या टिक मारोगे LI, और अगर डिटर्मिनेंट निकालने पर आंसर 0 आ गए तो क्या टिक मारोगे LD। आई थिंक सभी लोग कर लेंगे बड़ी आसानी से। ऐसे 3 वेक्टर कोई भी दिया रहेगा एग्जाम में, पहले वाले वेक्टर को पहले रो में रखोगे, दूसरे को दूसरे रो में रखोगे, तीसरे को तीसरे रो में रखोगे और आसानी से हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में ये चल रहा होगा बड़ी चालाकी से, यहाँ पे 3 वेक्टर था तो 3 × 3 का बना लिए हैं। पता चलता कहीं 2 ही वेक्टर रहा होता इसे 3-3 का, तब बनाए होते तो आया होता मज़ा। ऐसे सोचो, ऐसे अगर रहता ऐसे तो बताओ हम डिटर्मिनेंट कैसे निकाल पाते। इसमें 2 रो है 3 कॉलम में, डिटर्मिनेंट निकलेगा नहीं ना। तब इसके लिए भी हम तरीका बता रहे हैं। मतलब ये हम तब के लिए बताए हैं जब इसमें मतलब आपका वेक्टर भी 3 रहे और 3 ये भी दिया रहा है ना, 3 स्लॉट भी रहे, 3 डायमेंशन में रहे और 3 वेक्टर भी दिया रहे, तब की हमने बात किया है कि। और इन जनरल ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा आता है इसीलिए हमने पहले बताया। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन।
आपको क्या करना है कि करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। कह रहा है एवरी सुपर सेट ऑफ एलडी सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। कह रहा है कि जो लीनियरली डिपेंडेंट सेट होते हैं इसके सुपर सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। हमने बात प्रूफ कराया था, आई थिंक सबको याद होगा। कह रहा है एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर कोई सबसेट है लीनियरली डिपेंडेंट सेट का तो वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ये रिजल्ट नहीं हमने पढ़ाया था। कह रहा एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक गलत है। लीनियरली डिपेंडेंट सेट का सुपर सेट कभी लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, हमेशा एलडी ही होगा। इस पे हमने काफ़ी थ्योरम्स कराए थे, आप लोगों को मालूम होगा क्यों नहीं होगा जो लोग क्लास में पढ़े थे। ए सेट कंसिस्टिंग अ जीरो वेक्टर इज एल। हमने इस पे खूब जोर दे करके कईयों बार क्लास में बोला है, अगर किसी सेट में जीरो वेक्टर कहीं से भी आ गया ना तो सेट किसी भी कीमत पर एल हो ही नहीं सकता है। चाहे कोई भी सेट है, अगर उसमें जीरो वेक्टर घुस आया, कहीं से भी एंट्री कर गया, कहीं से भी ज़बरदस्ती अगर दिख गया तो 100% गारंटी है ऐसा सेट क्या बनेगा, हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा, कभी भी एल नहीं बन सकता है। ठीक है। अच्छा, इस सेंटेंस का खूब इस्तेमाल करिएगा, हो सकता है कोई दूसरा अगर क्वेश्चन आए उसमें ऐसा रहे, अगर किसी सेट में जीरो वेक्टर अगर मौजूद रहेगा तो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है, कहीं नोट कर लीजिएगा। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। एवरी सुपर सेट ऑफ एलडी सेट इज एलडी। किसी भी लीनियरली डिपेंडेंट सेट का जो सुपर सेट होता है वो क्या होता है, आपका लीनियरली डिपेंडेंट होता है। आपको हमने ये भी पढ़ाया था कि अगर सबसेट हो एल सेट का, एवरी सबसेट ऑफ एल सेट इज एल। कहीं नोट कर लीजिए कि अगर कहीं नोट कर लीजिए, क्या नोट करिए, पहला ये जो सही है इसको नोट करिए कि एवरी सुपर सेट ऑफ एल डी सेट इज एल डी, और दूसरा आप ये नोट कर लीजिए कि एवरी सबसेट ऑफ एल सेट इज एल आई। एल आई सेट का हर सबसेट भी क्या होता है, एल आई होता है। ठीक है। और लीनियरली डिपेंडेंट सेट का सुपर सेट क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि इनकरेक्ट चूज करना है। कह रहा है सेट ऑफ वेक्टर से 3 वेक्टर दिख रहे हैं, कह रहा है एलडी होगा। कैसे आप जानेंगे एलडी होगा, सबको मालूम है कि R3 में है, 3 वेक्टर है। कितने लोग कर लेंगे इसको चेक, हमें लगता है सभी लोग चेक कर लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, पता चल जाएगा एलडी होगा कि नहीं होगा। आपको इनकरेक्ट चूज करना है तो इसका डिटर्मिनेंट आप बनाइएगा, आप लोग करिएगा, या आपको हम जो है होमवर्क दे रहे हैं चेक करिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन को आप लोग चेक करिएगा। हम जानबूझ करके ऑप्शन ऐसा बना है, थोड़ा सा आप मशक्कत कर लीजिए, इसलिए होगा एग्जाम में इससे बहुत आसान आएंगे। और अगर आप इस लेवल की पढ़ाई कर लेंगे तो एग्जाम आपके सामने बिल्कुल जीरो लगेगा। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, अगर जीरो आएगा तो एलडी कहना इसका सही होगा, नहीं तो गलत होगा। गलत हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें कह रहा है, ये बी हमने 2 बार लिख दिया है, द सेट ऑफ वेक्टर्स दिस इज एल आई। अब देखो यहाँ मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ देखो 2 ही वेक्टर है, तो यहाँ तो डिटर्मिनेंट लेकर के नहीं चेक कर पाओगे। यहाँ के लिए देखो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल मेथड आई थिंक सबको मालूम होगा, ऐसे लिखते थे ना एल आई चेक करने के लिए, ऐसे 1 2 3 ऐसे लिखते थे। अच्छा, और प्लस फिर क्या लिखते थे हम लोग, ऐसे बी इंटू लिखते थे हम लोग, कितना 3 -1 एंड 0 ऐसे लिखते थे, और इक्वल टू क्या लिख देते थे हम लोग, 0। एल आई चेक करने का ये तरीका होता था। और अगर सॉल्व करने पर ये दोनों स्केलर भी 0 हो जाते थे तो हमको एल आई बोलते थे। अच्छा, कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसको, तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, आपका ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा 2a, और ये बन जाएगा आपका कितना 3a, और इस b को अंदर करो मल्टीप्लाई, तो a क्या बन जाएगा आपका 3b, और इसमें मल्टीप्लाई करिए आप -1 वाले में तो हो जाएगा -b एंड 0, एंड दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको आपस में जोड़िए, स्लॉट वाइज जुड़ेगा तो a + 3b कितने के बराबर आएगा। यहाँ जो 0 लिखे हैं आप इसको भी ऐसे 0,0,0 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन में 0 मतलब 3 0 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, कंपेरिजन करना हमने सिखाया था। तो पहले वाले से आपको मिलेगा a + 3b की वैल्यू कितनी, 0, ये मिलेगा ना, a + 3b 0। अच्छा, फिर यहाँ से क्या मिलेगा, 2a - b क्या मिलेगा, 0। यहाँ से मिलेगा आपका 2a - b = 0। अच्छा, लास्ट वाले से क्या मिलेगा, लास्ट वाले से मिलेगा 3a = 0, 3a = 0। ठीक। अच्छा,
तो यहाँ से ए क्या होगा 0 और ए की वैल्यू इसमें या इसमें रखेंगे बी भी 0, तो ये भी दोनों 0 आने के कारण ये आपका एल आई होगा, तो ये भी सही ऑप्शन है। अच्छा, ये कह रहा है एवरी सबसेट ऑफ एल आई सेट इज एल डी, कह रहा है कि एल आई सेट का हर सबसेट एल डी होता है। हम लोग अभी बताया हमने कि एल आई सेट का सबसेट हमेशा एल आई ही होता है, गलत कह रहा है। आपको इनकरेक्ट ही तो चूज करना था, तो मिल तो गया इनकरेक्ट। इसको भी चेक कर लीजिएगा क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा द सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ आर स्क्वायर आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा, मजेदार क्वेश्चन है यह। कह रहा है कि ये देखिए दो वेक्टर दिया है, ठीक। अच्छा, कितने डायमेंशन में है, R2 में है। R2 में मतलब 2 डायमेंशन में है। जब ये 2 डायमेंशन में है तो कैसे इसको डील करेंगे जरा देखो। A1 A2 है, B1 B2 है, ठीक है। कह रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, पहले अपने ही बोल दे रहा है कि क्या है, और अपने ही बोल क्या दे रहा है, कह रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अच्छा, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो चलो अपने डिटर्मिनेंट वाला काम करते हैं, जैसे कि हमने डिटर्मिनेंट पे अभी काम किया था। तो डिटर्मिनेंट वाले से अगर आप काम करोगे तो ऐसे डिटर्मिनेंट बनाओ। अच्छा, पहले वाले में इसको रख दो पहले रो में, तो ये बन गया आपका क्या A1 A2। दूसरे वाले रो में इसको रख दो तो ये क्या बनेगा आपका B1 B2, ठीक। हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन वाला ही कर रहा है कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अच्छा, दो ही वेक्टर देने से आपका कैसे काम चल गया, ये आपका स्क्वायर डिटर्मिनेंट बन गया, मतलब 2x2 का बन गया, क्योंकि ये 2D में ही बात कर रहा था। वो 3D था इसीलिए वहाँ पे 3-3 का स्लॉट था ना, तो 2 दिया रहता था तो गड़बड़ हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे 2D की बात हो रही इसीलिए देखिए आसानी से आपका फिट हो गया। तो कह रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट मतलब हम क्या जानते हैं, हम तो बस यही जानते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है माने इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब क्या हुआ, A1 का B2 में होगा मल्टीप्लाई, A1 का B2 में होगा मल्टीप्लाई, और माइनस B1 का A2 में होगा मल्टीप्लाई, यही ना होगा। और ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के। अब ऑप्शन मैच करा लो, मिल गया। तो देखो ये अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमने बताया था आप इसको रो वाइज डिटर्मिनेंट में लिखिए, डिटर्मिनेंट निकालिए, इक्वल टू 0 पुट कर दिए तो आपको ये मिल गया ना। तो चेक करो कौन से ऑप्शन में, A1 B2, A1 B2, B1 A2, B1 A2, A1 B2 और क्या B1 A2, मिल तो गया, बी वाला ऑप्शन बी करेक्ट है। कितनी आसानी से हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा कि अगर एक्स वाई जेड बेसिस है R³ का, वेयर R सेट ऑफ रियल नंबर है, तो x कामा यहाँ पर कामा नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका जो भी है यहाँ पे बीच में प्लस रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पे इसको बीच में जो है आपका प्लस बना दे रहे हैं, यहाँ पे आपका प्लस है, कामा नहीं है। तो कह रहा है देन x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स कैसा होगा। हमने कहा था कि अगर एक्स वाई जेड बेसिस है R³ का, बेसिस होने से क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको मालूम है कि कोई भी सेट अगर बेसिस बनता है तो बेसिस होने की 2 चीज़ें होती हैं। पहली बात यह होता है कि ये जो भी सेट है वो पक्का एल होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और दूसरी बात हमने ये कहा था कि अगर कोई सेट बेसिस बनने जा रहा है तो उसके पास इतना पावर होता है कि R³ का प्रत्येक मेंबर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सपेंड किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि बेसिस जो है पूरे R³ को स्पैन कर देता है, जनरेट कर देता है, इतना इसके पास ताकत होता है, इतना इसके पास पावर होता है। ये बात समझ गए ना। तो कह रहा है कि एक्स वाई जेड अगर बेसिस है R³ का, तो बेसिस होने से क्या क्या बातें क्लियर हो गई। बेसिस होने से क्लियर हो गया ये एल होगा, और क्या क्लियर हो गया कि ये इसके पास इतनी क्षमता है कि R³ को जनरेट कर देगा या स्पैन कर देगा, ठीक है। तो देखो जरा कुछ चीज़ें तो आपको मिल ही गई होंगी। कह रहा है कि ये वाला सेट बेसिस होगा, हमें नहीं मालूम क्या होगा, अभी देखा जाएगा, इसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बारे में ज़रा चेक किया जाए। अगर इसको बेसिस बननी है, ये बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, हमने क्लास में कराया भी था कि अगर ये बेसिस होता है तो ये भी बेसिस हो जाता है। अगर ये सेट एल है तो ये भी सेट एल होता है, और इसके पास इतना पावर होता है कि R³ को जनरेट कर देता है। तो ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर आप लोग याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर एक्स वाई जेड अगर एल सेट होता है तो एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स इस साइक्लिक क्रम में जोड़ने पर ये भी आपका क्या होता है, ये भी एल होता है। दूसरी बात, अगर ये बेसिस है तो ये भी क्या होता है, बेसिस होता है, 100% गारंटी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ELD होना गलत है, ELD नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बेसिस है एल है तो ये भी एल होता है।
कह रहा है कि ये एल आई है लेकिन बेसिस नहीं है, ये भी गलत है, ये बेसिस होता है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने इसका प्रूफ क्लास में कराया था, आपके नोट्स में भी होगा, बुक में भी आपको मिल जाएगा। कह रहा एनी टू बेसिस ऑफ ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस भी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम था कि कोई भी जो दो बेसिस होते हैं फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस की, उनकी कार्डिनलिटी सेम होती है। एनी टू बेसिस ऑफ ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस भी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट और सेम कार्डिनलिटी। ये बड़ा ही स्टैंडर्ड थ्योरम है और हमको तो लगता है कि आपके जुबान पे होना चाहिए और ऑप्शन में दिख जाना चाहिए, है ना। देखिए, कहना ये चाह रहा है कि कोई भी वेक्टर स्पेस है उसके पास तमाम सारी बेसिस होती हैं, लेकिन एक बात उन सारी बेसिस इसमें कॉमन होती हैं कि चाहे बेसिस कोई भी हो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट उतने ही होते हैं। जैसे अगर भी, जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे, एक नया ताज़ा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मान लिया भी कोई वेक्टर स्पेस है और मान लिया आपको हेल्प के लिए कह दिया कि B1 इसकी एक बेसिस है। भी एक वेक्टर स्पेस है, फाइनाइटली जनरेटेड है, और B1 एक बेसिस है, और B1 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ये मार्क लगाने का मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ B1, नंबर ऑफ एलिमेंट B1 में है 2021। अच्छा, आपको आइडिया लग गया कि भी एक वेक्टर स्पेस दिया है और कह रहा है कि B1 उसकी एक बेसिस है जिसमें 2021 एलिमेंट है, तो कहे कि B2 अनदर कोई बेसिस है इसी भी का, तो बताओ B2 के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो तुरंत आप टिक मारेंगे 2021 होंगे। क्यों? बिकॉज ये थ्योरम कहता है कि एनी टू बेसिस ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस भी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। एक में अगर 2021 एलिमेंट है तो हर एक में 2021 एलिमेंट होगा। समझ गए बात? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कह रहा है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला कह रहा है एवरी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस। ये तो एग्जिस्टेंस थ्योरम है, बिल्कुल सही है और बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम है। अगर MCQ नहीं होता तो आने की अपार संभावना। अच्छा, सेकेंड कह रहा है एनी टू बेसिस ऑफ ए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस भी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ये भी सही है, लेकिन हमको सही से ज़्यादा वास्ता है नहीं, हमारा वास्ता इनकरेक्ट से है। कह रहा है एवरी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस मे और मे नॉट हैव अ बेसिस। हर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के पास बेसिस होता है। ये मे और मे नॉट कहना गलत है, 100% गारंटी होता है। एग्जिस्टेंस थ्योरम कहती है कि हर फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के पास एक बेसिस होनी ही चाहिए, और ये कह रहा है नहीं या नहीं भी हो सकता है, गलत है। और हम गलत के ही तलाश में थे, तो आपको सही ऑप्शन मिल गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बड़ा जाना पहचाना सा, आप सबको मालूम होगा इसके बारे में। हमें तो नहीं लगता है कि कोई भी इसमें से बच्चा ऐसा होगा जो गलत मार दे, लेकिन 2-3 थ्योरम एक ही जैसे लास्ट में दिखते हैं वेक्टर स्पेस में, तो बहुत बार गलती हो सकती है आप लोगों से, है ना। तो ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी में जो बड़ा आसान क्वेश्चन होते हैं वही हम लोग गलत करके चले जाते हैं। कह रहा है कि भी कोई एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर ए फील्ड एफ, और कह रहा है कि जो भी है वो डायरेक्ट सम है। ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, डायरेक्ट सम है किसका? W1 और W2 का। V जो है W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। डायरेक्ट सम हमने पढ़ाया था आप लोगों को, है ना। डायरेक्ट सम को ऐसे डिनोट भी करते थे। हम यहाँ पे ज़्यादा डायरेक्ट सम के बारे में बताएंगे नहीं, बस हम आपको डायरेक्ट रिजल्ट को बता रहे हैं। तो V जो है डायरेक्ट सम है W1 और W2 का। तो कह रहा है कि डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, V का डायमेंशन क्या होगा। हमने प्रूव किया था कि अगर वो डायरेक्ट सम है तो डायमेंशन आपका क्या होगा, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 के बराबर होगा। हमने ये बात प्रूव किया था, और आई थिंक आप सबको याद भी होगा कि डायरेक्ट सम अगर ऐसा होता है तो हमने ये प्रूव किया था कि डायरेक्ट सम के केस में जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, या प्लस होता है और दोनों के डायमेंशन सीधे जुड़ जाते हैं। कब? अगर डायरेक्ट सम होता अपने दो सब स्पेसेस W1 और W2 के, तो कौन भी, ठीक है। डायरेक्ट सम नहीं होता तो अभी आगे हम लोग और देखे हैं। तो आपका आंसर नंबर ए सही है, बाकी 3 आंसर गलत हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि W1 W2 अगर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस V के, तो W1 प्लस W2 भी फाइनाइट डायमेंशनल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है। और साथ ही साथ इसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं, हमें लगता है कि सबको याद होगा यह रिजल्ट कि W1 प्लस W2 का डायमेंशन क्या होता है, यही ना होता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो क्लास 9th या 10th में फार्मूला होता था यूनियन वाला, है ना, माइनस में होता था इंटरसेक्शन वाला लिख करके।
तो उसी से अगर आप याद कर लीजिए तो भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट सम लिखा रहेगा तो सीधे प्लस वाला आंसर होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको क्लास में कराया था इस टाइप का क्वेश्चन। कह रहा है कि v इक्वल टू आर स्क्वायर, हमने ऑप्शन नहीं बनाया है, अभी तुरंत बना दे रहे हैं। देखिए कह रहा v इक्वल टू आर स्क्वायर, W1 आपका एक दिया है सब स्पेस, आर स्क्वायर मतलब 2D की बात कर रहा है, W2 दिया है एक और सब स्पेस। देखिए 2 डायमेंशन आपका पूरा स्पेस है। अच्छा x कामा 0 मतलब ये कह रहा है x एक्सिस, और 0 कामा y का मतलब कह रहा है y एक्सिस है। ठीक है, अच्छा तो कह रहा है कि W1 इंटरसेक्शन W2 की वैल्यू बताइए, 4 ऑप्शन में दे सकता है। अच्छा ये बताओ कि W1 कौन सा है, W1 x एक्सिस है और W2 कौन है, y एक्सिस है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन पे। तो बताइए इसके इंटरसेक्शन में कौन आएगा, 0 कामा 0 आएगा, तो एक ऑप्शन में आपको ये दिखेगा 0 कामा 0। तो W1 इंटरसेक्शन W2 का कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा नीचे, 0 कामा 0 आप टिक मारिएगा। ऐसे W3 भी एक दिया है, इस पे भी प्रश्न बना सकता है। तो W3 क्या कर रहा है, x कामा x मतलब ये y इक्वल टू x वाली लाइन है। देखिए बिल्कुल ये वाली लाइन है, x कामा x मतलब यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं, इसी लाइन पे होते हैं ना ऐसे, तो इस वाले लाइन में। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ पूछ रहा है, इसका इंटरसेक्शन पूछ रहा है W1 के साथ अर्थात x एक्सिस के साथ, तो भी यहीं पर तो दिख रहा है। ठीक है, तो आप कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, कह रहा अगर V सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, है ना, तो कह रहा है इसका डायमेंशन क्या होगा। एक कोसेंट स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है, हमने प्रूव भी कराया था। इसमें 2 एलिमेंट को जोड़ने घटाने का तरीका भी आपको मालूम है। अच्छा इसमें डायमेंशन कैसे निकालते हैं, जब V/W कोसेंट में होता है तो माइनस वाला सही होता है, तो आप इसको टिक मारेंगे, बाकी सारे के सारे रॉन्ग हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमने काफ़ी देर तक इसको डिस्कस किया। आप लोग वेक्टर स्पेस में बिल्कुल इसी तरह से और प्रश्नों को ढूंढिए, जहाँ से भी मिले आप एक्सरसाइज करिए। जो नोट्स में और बुक्स में थ्योरम्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं, सबको घूर घूर के खूब देर तक देखिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। सो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक। अगले टर्म पे हम मिलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जस्ट बाद हम शुरू करेंगे मैट्रिसेस, जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। मैट्रिसेस का आप लोग वेट करिए, मैट्रिसेस पे हम 2 लेक्चर बनाएंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। सो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे।